आपके पास में सबसे बड़ी दौलत है समय। इसलिए किसी को भी समय अगर आप दे रहे हैं तो सोच समझ के दीजिएगा। आज अपन इस वीडियो में एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं और वो चैप्टर है पूरा, और उस चैप्टर का नाम है हेरिडिटी। हेरिडिटी का अपन सिंपल से मीनिंग समझेंगे। हेरिडिटी में क्या क्या कॉन्सेप्ट्स है, क्या क्या टर्मिनोलॉजीज है, ये हेरिडिटी का मतलब क्या होता है, इसे अपन कैसे सीखते हैं और किस तरीके से अपन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। एक एक बात मैं आपके दिमाग में सेट कर दूंगा। मेरी बात आप सिर्फ ध्यान से सुनते जाइएगा। पूरे चैप्टर को खत्म करके लेके जाते हैं। यहां से एक एक बात मेरे को ध्यान से सुनना। हेरिडिटी का मतलब क्या होता है? हेरिडिटी से एक बड़ा वर्ड लिख देता हूं, अच्छा वर्ड लिख देता हूं, थोड़ा सा अजीब सा वर्ड है हेरिडिटी। मैं एक वर्ड लिख देता हूं जिससे अपन बोलते हैं जेनेटिक्स। क्या बोलते हैं? जेनेटिक्स। ये जेनेटिक्स क्या होती है? ये जेनेटिक्स का मतलब होता है जीन के बारे में जानना। जेनेटिक्स का मतलब क्या है? जीन के बारे में। जीन, जेनेटिक्स, जीन के बारे में जानना कि जीन क्या है। भाई जीन क्या है? ले, ये भी क्वेश्चन है। बिल्कुल सही बात है, जीन क्या होता है। अब जीन से पहले मैं आपको बता देता हूं, जीन तक लाने के लिए मैं आपको बताता हूं डीएनए क्या होता है। अब डीएनए क्या है, जीन क्या है और जेनेटिक्स क्या है, एक एक करके बताता हूं मैं आपको। डीएनए क्या है? डीएनए लगभग सारे बच्चे जानते हैं कि डीएनए क्या होता है। डीएनए कुछ इस तरीके से अपन ड्रॉ करते हैं। इस तरीके से मैंने ड्रॉ कर दिया डीएनए। अब डीएनए में जो भी ये बात लिखी गई है, ये कोडेड फॉर्म में लिखी जाती है। जो भी बात डीएनए में लिखी गई है वो कैसे लिखी गई है? कोडेड फॉर्म में लिखी गई है। देखो, ये मैंने यहां पे कोई कोड लिख दिया है। ये कोई डीएनए की लैंग्वेज, जैसे डीएनए की लैंग्वेज होती है एटीजीसी। इस एटीजीसी में आपको नहीं जाना है, फिर भी मैं आपको बता देता हूं। ए का मतलब एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, ये इनका मतलब, और ये नाइट्रोजनस बेस है। ये डीएनए की लैंग्वेज है, बस इतनी बात याद रखनी है। इसके बाद में यहाँ पे कुछ कोडेड फॉर्म में इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, कुछ जगह छोड़ के फिर से कोडेड फॉर्म में इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, कुछ जगह छोड़ के डीएनए पे फिर से कोडेड फॉर्म में इंफॉर्मेशन लिखी हुई है। और ऐसे अपने डीएनए की जो लेंथ है वो अप्रोक्सीमेट है 2.2 मीटर। इस पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है। अपने हर एक सेल के जेनेटिक मटेरियल में, हर एक सेल के न्यूक्लियस में जो प्रेजेंट डीएनए, उस पे ऐसे कोडेड फॉर्म में बहुत सारी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है। और ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जिस बॉक्स में लिखी हुई है, जिस चेंबर में लिखी है, उसी को अपन क्या बोलते हैं? उसी को अपन जीन बोलते हैं। तो जीन क्या हो गया? जीन इज द पार्ट ऑफ डीएनए विच हैव इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। तो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वाली जो जगह है डीएनए पे, उसे अपन क्या बोलते हैं? जीन बोलते हैं। ये जीन एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैसे अपने आप को एक्सप्रेस करता है, किस तरीके से सर्कुलेट होता है जनरेशन टू जनरेशन, और अपन अपने घर वालों की तरह कैसे दिखते हैं, और अपने घर वाले अपने घर वालों की तरह कैसे दिखते हैं, और अपन अपने घर वालों के घर वालों की तरह कैसे दिखते हैं। ये सबके पीछे जो छोटा सा एक पॉइंट है, उसका नाम है डीएनए, उसका नाम है जीन। तो जीन किस तरीके से सेल में एक्सप्रेस करता है अपने आप को, बेटा मैं आपको बता देता हूं कि डीएनए हर एक सेल में होता है। हर एक सेल के न्यूक्लियस में क्या होता है? डीएनए वो क्या बनाता है? वो आरएनए बनाता है। और ये आरएनए आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, ये आरएनए बना देता है राइबोसोम से प्रोटीन। यही चल रहा है, हर एक सेल में यही चल रहा है। देखो, डीएनए से प्रोटीन बनता है। ये प्रोटीन क्यों बनता है भाई? आप जैसे दिखते हैं, आपका कलर कैसा है, आपकी हाइट क्या है, आपका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है, आपकी हेयर स्टाइल क्या है, आप किस तरीके से चलते हैं, सारी बातें किस पे लिखी हुई है? सारी बातें डीएनए पे लिखी हुई है। इसका मतलब ये जो डीएनए है, एक पेज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पेज है और ये खराब नहीं होता है। और ये पेज जनरेशन टू जनरेशन जाता भी है। और इस डीएनए पे क्या लिखा हुआ, इस पेज पे क्या लिखा हुआ? इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लिखी हुई जगह छोड़ छोड़ के। तो क्या सारा का सारा डीएनए काम का नहीं है? हाँ, सारा का सारा डीएनए काम का नहीं है। वही डीएनए काम का है जहां पे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लिखी होती है, उसे अपन क्या बोलते हैं? जीन बोलते हैं। अच्छा, ये डीएनए प्रोटीन बनाता है, तो ये प्रोटीन जैसी बनती है वैसे ही आप दिखते हैं। ये प्रोटीन जैसे बनती है वैसे ही आपका बॉडी का स्ट्रक्चर है। ये प्रोटीन जैसे बनती है वैसे ही आपकी हाइट डिसाइड होती है। सब कुछ इस प्रोटीन के बनने के बेस पे ही दिया हुआ है। तो डीएनए से प्रोटीन बनती है। और ये डीएनए, ये जो प्रोटीन बनती है, ये प्रोटीन अपना एक्सप्रेशन दिखाती है। और ये एक्सप्रेशन दिखाने को अपन बोल देते हैं कोई ट्रेट आया। क्या आया है? कोई ट्रेट आया। ट्रेट से बढ़िया वर्ड लिख देता हूं, कोई करेक्टर आया। क्या आया है? कोई करेक्टर आया है। आपको, आपके करेक्टर क्या है, मतलब आपका कलर क्या है, ये करेक्टर है। आपकी हाइट क्या है, ये करेक्टर है। आप किससे दिखते हैं, ये करेक्टर है। तो ये सारा का सारा जो भी प्रोटीन बन रहा है, वो सब कोई ना कोई करेक्टर जनरेट कर रहा है। इसका मतलब ये करेक्टर है, वो करेक्टर किस पे डिपेंड कर रहा है? डीएनए पे। और इसका मतलब हर एक जनरेशन में डीएनए जनरेशन टू जनरेशन जाता है। और डीएनए जनरेशन टू जनरेशन जाता है तो करेक्टर साथ में जाता है।
इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका मतलब कुछ ऐसा नहीं हो रहा कि एक जनरेशन, फिर नेक्स्ट जनरेशन, फिर नेक्स्ट जनरेशन, इस तरीके से मैं 2-3 जनरेशन बना देता हूं। ऐसे जनरेशन टू जनरेशन कोई चीज ऐसे जा रही है आगे, ऐसे इस जनरेशन में गई, फिर ये आगे जनरेशन में गई। ये जो करेक्टर है, ये क्या हो रहा है? एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाता है, फिर तीसरी जनरेशन में जाता है, फिर चौथी जनरेशन में जाता है, वो ऐसे जाता ही चला जाता है। तो जा कौन रहा है? जा तो डीएनए रहा है। डीएनए क्या बनाता है? प्रोटीन, करेक्टर बनाता है। इसका मतलब क्या जा रहा है? एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कोई करेक्टर जा रहा है, फिर जनरेशन में कोई करेक्टर जा रहा है, और ये करेक्टर जो जा रहा है, इस करेक्टर को अपन क्या बोलते हैं? इस करेक्टर को अपन बोलते हैं इनहेरिटेबल करेक्टर। इनहेरिटेबल करेक्टर। तो अगर कोई भी करेक्टर यहां पे जा रहा है तो इसे अपन क्या बोलेंगे? इनहेरिटेबल। इनहेरिटेबल करेक्टर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाता है, सारे के सारे करेक्टर को अपन क्या बोल देंगे? इनहेरिटेबल करेक्टर। और ये जाने की जो प्रोसेस है, इस जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो ये करेक्टर की जाने की जो प्रोसेस है, कौन सा करेक्टर? इनहेरिटेबल करेक्टर। इस प्रोसेस को ही अपन क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को ही अपन इनहेरिटेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इन्हें? इनहेरिटेंस बोलते हैं, या इसे ही अपन क्या बोलते हैं? हेरिडिटी बोलते हैं। तो हेरिडिटी और इनहेरिटेंस एक ही बात है। उसके बाद में हेरिडिटरी करेक्टर, इनहेरिटेबल करेक्टर भी एक ही बात है। तो मैंने यहां पे कुछ बातें लिख रही कि हेरिडिटी का मतलब क्या है? द ट्रांसमिशन ऑफ करेक्टर्स, ट्रांसमिशन ऑफ करेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में करेक्टर का जाना हेरिडिटी है। सच ट्रांसमिसेबल करेक्टर, जो करेक्टर ट्रांसमिट हो रहा है, वो करेक्टर किस नाम से जाना जाता है? हेरिडिटरी करेक्टर्स के नाम से जाना जाता है, या फिर इनहेरिटेबल करेक्टर के नाम से वो जाना जाता है। इसे अपन क्या बोलते हैं? इनहेरिटेंस बोल देते हैं, या फिर क्या बोल देते हैं? हेरिडिटी बोल देते हैं। क्या आपको यहां तक बात समझ में आई? अगर यहां तक आपको बात समझ में आई है तो इससे आगे क्या बातें हैं वो मैं एक एक करके बताता हूं। तो जेनेटिक्स क्या है? जेनेटिक्स का मतलब है जीन का स्टडी करना। अब जीन जहां पे जाए उसको पकड़ पकड़ के पढ़ते रहेंगे और वही क्या हो जाएगी? जेनेटिक्स हो जाएगी। अच्छा, तो जेनेटिक्स और इसमें हेरिडिटी में इस तरीके से कुछ अपन समझ सकते हैं। अब अपन इससे आगे चलते हैं और इस हेरिडिटी को समझने के लिए अपने पास में कुछ टर्मिनोलॉजीज है। टर्मिनोलॉजी को समझना बहुत जरूरी है। अगर अपन टर्मिनोलॉजी पकड़ लिए, अगर अपन को टर्मिनोलॉजी समझ में आ गई जेनेटिक्स की, तो जेनेटिक्स बहुत इजी चैप्टर है। मैं यहीं पे आपको याद करवा दूंगा ये सारी चीजें, सिर्फ मेरी बात ध्यान से सुनते जाना और टर्मिनोलॉजी दिमाग में एक बार रिवाइज करते चले जाना। उसके बाद में चैप्टर बहुत ही हलवा है। चलो, उसके बाद में देखो, जीन मैंने आपको बता दिया कि पार्ट ऑफ डीएनए विच हैव इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, वो जो हो गया जीन। इसके बाद में एक छोटा सा नाम आता है जिसका नाम है जीनोटाइप। देखो मैं पहले यहां पे बताता हूं आपको जीनोटाइप क्या है। जीनोटाइप, जीनोटाइप का मतलब क्या है? जीन का टाइप। जीन का टाइप क्या होता है भाई? जीन क्या होता है? जीन भाई ये है डीएनए का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जो क्या रखता है। ऐसे मैंने इस पूरे सर्कल को क्या बोल दिया? जीन बोल दिया। अच्छा, ये मैंने जीन बना दिया कुछ ऐसा, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया कैपिटल टी कैपिटल टी। ये पूरा एक जीन है। इस जीन के दो पार्ट है जिसे अपन एलील बोलते हैं। आगे जाके मैं एलील के बारे में बताऊंगा। इस तरीके से मैंने यहाँ पे इस तरीके से मैंने एक जीन लिख दिया, इस तरीके से मैंने फिर से एक जीन लिख दिया। मुझे बताना क्या ये और ये सेम है? बिल्कुल भी सेम नहीं है। ये देखो कैपिटल टी है, कैपिटल टी स्मॉल टी है, स्मॉल टी है। क्या ये सेम जीन है? नहीं। तो अलग अलग जीन है, तो क्या है? अलग अलग टाइप के जीन है। इसे क्या बोलते हैं अपन? जीनोटाइप। तो अपनी सेल में बहुत सारे टाइप के जीन होते हैं, उसे अपन क्या बोलते हैं? जीनोटाइप। क्या जीन अपन को दिखते हैं बाहर से? नहीं। कहां पे होते हैं? सेल के न्यूक्लियस में होते हैं, डीएनए में होते हैं जीन, उसे अपन जीनोटाइप बोलते हैं। अपन को बाहर से नहीं दिखते हैं। कब दिखेंगे? जब अपन जेनेटिक मेकअप का स्टडी करेंगे, जब अपन न्यूक्लियस में डीएनए का स्टडी करेंगे, तब अपन को जीन के बारे में पता चलेगा। इसका मतलब ये सिर्फ और सिर्फ क्या है? अपन को विजिबल नहीं होता है। इसका एक्सप्रेशन अपन देख सकते हैं, और इसके एक्सप्रेशन के देखने को अपन क्या बोलेंगे? इसके एक्सप्रेशन के देखने को अपन बोलेंगे कि इसका जो मॉर्फोलॉजिकल एक्सप्रेशन है, ये किस तरीके से एक कैरेक्टर जनरेट करता है। वो कैरेक्टर आपको दिखता है, आपका कलर आपको दिखता है, आपकी हाइट आपको दिखती है, किसी प्लांट का लीफ का शेप आपको पता चलता है कि मैंगो का ट्री है या फिर बनाना का ट्री है या फिर एप्पल का ट्री है। वो लीफ देख के आप पहचान जाते हैं। ये जो है, जो आप देख पा रहे हैं, ये जीनोटाइप नहीं है, ये जीनोटाइप का एक्सप्रेशन है। ये जीन ने कैरेक्टर जनरेट किया है और वो कैरेक्टर आपको दिखता है, और उस कैरेक्टर को अपन क्या बोलते हैं? उस कैरेक्टर को अपन बोलते हैं फिनोटाइप। उसे अपन क्या बोलते हैं? फिनोटाइप।
मॉर्फोलॉजिकल एक्सप्रेशन ऑफ जीन, जीनोटाइप का मॉर्फोलॉजिकल एक्सप्रेशन, आपका फिजिकल एक्सप्रेशन, जीन का फिजिकल एक्सप्रेशन क्या होता है, फिनोटाइप होता है। तो आपकी मॉर्फोलॉजी क्या है? मॉर्फोलॉजी का मतलब आप कैसे दिखते हैं यार, आप कैसे दिखते हैं वो क्या है, आपकी मॉर्फोलॉजी है। वो किसकी वजह से दिखती है? वो जीन की वजह से दिखती है। मैंने बोला डीएनए की वजह से ये सब कुछ चल रहा है। अपन जैसे दिखते हैं वो सब क्या है? डीएनए की वजह से ही है। तो डीएनए की वजह से, क्योंकि ये जीन डीएनए का पार्ट है, और ये जैसे दिखता है जीनोटाइप हो गया, और ये जैसा एक्सप्रेशन दिखाता है वो फिनोटाइप हो गया। तो जीनोटाइप फिनोटाइप आपको समझ में आया होगा। मैंने यहाँ पे लिख भी रखा, देखो, जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक मेकअप क्या है? वो जीनोटाइप हो गया। भाई देखो, ये अलग अलग तरीके के जीन हो सकते हैं, ये अलग अलग तरीके का जेनेटिक मेकअप है। फिनोटाइप क्या है? मॉर्फोलॉजिकल एक्सप्रेशन ऑफ जीनोटाइप। जीनोटाइप का मॉर्फोलॉजिकल एक्सप्रेशन फिनोटाइप हो गया। उसके बाद में एक छोटा सा टॉपिक और बताता हूं। एक पहली टर्मिनोलॉजी यही है, जीनोटाइप फिनोटाइप आपके दिमाग में अगर सेट हो गया तो नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी सुनने के लिए तैयार हो जाइए। और नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी का जो नाम है वो है होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस। होमोजाइगस क्या होता है? टर्मिनोलॉजी ध्यान से सुनते जाना, उसके बाद में चैप्टर तो बहुत इजी है। देखो, होमो यानी, मैं एक वर्ड लिख देता हूं, होमो यानी बेटा सेम होता है। होमो यानी सेम होता है। होमो जहां पे भी है सेम बता देना है कि होमो यानी सेम होता है। जाइगोस को जाइगोट बना देते हैं। जाइगोस को मैंने लिख दिया जाइगोट। जाइगोट में क्या होता है? आपने जाइगोट ऐसे देखा होगा कि गेमेट मिलता है और 2n कंडीशन बन जाती है, इसे अपन जाइगोट बोलते आ रहे हैं। आपने रिप्रोडक्शन में पढ़ा होगा कि इस तरीके से गेमेट का फ्यूजन से एक जाइगोट बन जाता है। अच्छा, ये जाइगोट मैंने 2n लिखा है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं क्या? कैसे? इसको मैं लिख देता हूं ऐसे n, समझ गए? तो n और n सेम है, n और n सेम है, दो गैमेट सेम है। एक जाइगोट में जो उसका जो जीन है वो सेम दिख रहा है, वो जीन का जो एक्सप्रेशन है, जो एलील है जीन के, वो सेम दिखते हैं, उसे अपन क्या बोल देते हैं? होमोजाइगस। और लिख देता हूं ऐसा ही, बहुत सारे कैरेक्टर दिखेंगे आपको ऐसे, कैपिटल टी दिखेगा, कैपिटल टी सेम है, होमोजाइगस। स्मॉल टी सेम है, तब भी होमोजाइगस है। आप ऐसे नहीं बोलोगे कि स्मॉल टी आ गया तो हेटेरोजाइगस हो गया, नहीं, ये होमोजाइगस है, ये होमोजाइगस। और लिख देता हूं कैपिटल आर होमोजाइगस, कैपिटल वाई होमोजाइगस। सेम कंडीशन अगर जाइगोट में दिखती है तो आपको क्या याद रख लेना है? होमोजाइगस कंडीशन याद रख लेनी है। इसके बाद में इसी के जैसा एक पॉइंट और आता है जिसे अपन बोलते हैं हेटेरोजाइगस। हेटेरोजाइगस इसका जस्ट उल्टा है। हेटेरो का मतलब होता है अलग अलग, डिफरेंट फेज। एक जीन के दो कंडीशन जो अलग अलग है। कैसे अलग अलग भाई? जैसे मैंने जाइगोट बनाया, इसे मैंने लिखा स्मॉल एन कैपिटल टी स्मॉल टी। अब की बार मैं सेम नहीं लिखूंगा, अब की बार मैं इस जाइगोट में जो कंडीशन है वो अलग अलग लिखता हूं। कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर लिखता हूं कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर लिखता हूं कैपिटल वाई स्मॉल वाई। क्या ये दोनों सेम है? नहीं, एक कैपिटल है एक स्मॉल है। ये क्या है? ये हेटेरोजाइगस पोजीशन है। एक जीन की जो एलील है वो देखो यहां पे हेटेरोजाइगस कंडीशन में है, अलग। इसे बोलते हैं अपन डिफरेंट जाइगस, यानी फिर से जाइगोट कनेक्ट कर लेंगे तो जाइगोट में कंडीशन अलग अलग है, उसे क्या बोलेंगे? हेटेरोजाइगस। क्या आपको जीनोटाइप फिनोटाइप हेटेरोजाइगस होमोजाइगस समझ में आया? इसके आगे जो टर्मिनोलॉजी है वो क्या है? इसके आगे टर्मिनोलॉजी है बेटा यहाँ पे, उसमें लिखते हैं अपन डोमिनेंसी। डोमिनेंट क्या होता है? डोमिनेंट क्या होता है? डोमिनेंट को मैं ऐसे लिख देता हूं, डोमिनेंट का मतलब होता है पावरफुल। एक वर्ड आता है रेसेसिवनेस। रेसेसिव का मतलब होता है कमजोर, वीक, कमजोर या वीक। पावरफुल का मतलब क्या है और कमजोर का मतलब क्या है? इसे ऐसे समझिएगा, दो पर्सन है, एक पर्सन है हट्टा कट्टा एकदम बॉडी बिल्डर, एक उसी का दोस्त है जो थोड़ा सा मरियल सा है, पतला सा है। अब पतले पर्सन के केस में और उससे पावरफुल पर्सन के केस में क्या होता है? दोनों दोस्त साथ में घूमते हैं, लेकिन वो जो साथ में घूमता है, जो मरियल सा पर्सन उसके साथ में घूमता है, वो जहां पे भी जाते हैं, जो भी करते हैं, वो किसके बेस पे करते हैं? कौन बोलता था वो काम होता है? वो जो पावरफुल पर्सन बोलता है ना, तभी वो काम होता है। पावरफुल पर्सन अपनी चलाता है हमेशा, उस कमजोर की नहीं चलता। वो कमजोर बोलने की कोशिश करता है, वो बोलता है चुप रहे, ऐसे करता है चुप चुप, उसे हमेशा वो चुप रखता है। हमेशा चुप रखने का मतलब क्या है? कमजोरी कभी नहीं चलेगी। कब कब कब? जब वो पावरफुल के साथ में है। इसका मतलब क्या हुआ? दो पर्सन है, एक पावरफुल है एक कमजोर है, तो कब किसकी चलेगी?
पावरफुल की चलेगी, कमजोर की नहीं चल रही है। अब कमजोर की नहीं चल रही है तो क्या हो गया, वो उसमें डोमिनेंट रहता है, उसमें डोमिनेंट रहता है, उसे सप्रेस करके रखता है। क्या वो गायब हो जाता है? नहीं नहीं नहीं, गायब नहीं होता है, उसका पार्ट वहां पे प्रेजेंट होता है, पर वो अपना एक्सप्रेशन नहीं दिखा पाता। क्यों? क्योंकि उस पर डोमिनेंसी का कैरेक्टर डोमिनेट कर जाता है। तो डोमिनेंसी क्या हो जाती है? पावरफुल। मैं यहाँ पे एक ऐसे कुछ जाइगोट लिख देता हूं, ऐसे कुछ प्रोजेनी लिख देता हूं, जैसे मैंने लिख दिया कैपिटल टी स्मॉल टी। ये कैपिटल टी जो स्मॉल टी के साथ में आया है, स्मॉल बेचारा कमजोर है, कैपिटल हमेशा पावरफुल होता है, ये पावरफुल इसको नहीं चलने देगा। इसका मतलब अगर यहाँ पे बोलूं कि बेटा यहाँ से जो प्लांट है वो टॉल बनेगा, तो वो टॉल किसकी वजह से बनेगा? वो टॉल इसकी वजह से नहीं बनेगा, इसकी वजह से ड्वार्फ बनेगा प्लांट। ये ड्वार्फ बनाना चाहता है लेकिन इसकी चलती नहीं है, इसकी चल जाती है, और ये प्लांट को क्या बना देता है? टॉल बना देता है। समझ गए? उसके बाद में पावरफुल जहां पे भी आप लिखोगे वहां पे आप कैपिटल लेटर से लिखोगे, कैपिटल लेटर यूज करोगे जब भी आप पावरफुलनेस को बताओगे, तब भी आप जब भी आप डोमिनेंसी को बताओगे कैपिटल लेटर लिखोगे। चाहे कैपिटल लेटर आप दोनों साथ साथ में लिखो, चाहे अलग अलग लिखो, या फिर किसी रेसेसिव के साथ में लिखो। कैपिटल लेटर का मतलब पावरफुल, स्मॉल लेटर का मतलब रेसेसिव। रेसेसिव का मतलब कमजोर बताया मैंने। कमजोर कौन होता है? कमजोर को किससे लिखेंगे अपन? स्मॉल लेटर से लिखेंगे। अगर कोई स्मॉल लेटर लिखा हुआ मिले तो आप उसे क्या बोल देंगे? आप उसे बोल देंगे कि वो क्या है? कमजोर है। अच्छा मुझे बताना, कमजोर की कब चलती है? उस कमजोर मरियल पर्सन की कब चलेगी? क्या वो पावरफुल के साथ में रहेगा तब चलेगी उसकी? नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कब चलेगी फिर? वो क्या करता है, एक दूसरा अपने जैसा ही मरियल ढूंढता है, और वो दोनों जब साथ में जाते हैं तब उसकी भी चलती है। इसका मतलब कमजोर की कब चलती है? कमजोर की कमजोर के साथ में चलती है, और कमजोर की कमजोर के साथ में चलती है मतलब होमोजाइगस केस में चलती है। और एक ही केस में चलती है जब कमजोर कमजोर के साथ में आए, जब कमजोर कमजोर के साथ में आए तभी उसकी चलती है। अदरवाइज तो वो डोमिनेंसी का शिकार हो जाता है। डोमिनेंसी का शिकार होता है, उसकी नहीं चलती है। क्या वो गायब हो जाता है? नहीं नहीं, गायब नहीं होता है, वो रहता वहीं पे है। वो उस जीन का 50% पार्ट तो पार्टिसिपेट करता है, तो उसकी चलती नहीं है क्योंकि वो डोमिनेंसी का शिकारी बन गया है। अब यहां पे अपन ने 3 कैरेक्टर डिस्कस किए, 3 यहाँ पे टर्मिनोलॉजी डिस्कस करी। एक टर्मिनोलॉजी का नाम है यहाँ पे डोमिनेंसी, रेसेसिवनेस, जीनोटाइप, फिनोटाइप, मॉर्फोलॉजिकल एक्सप्रेशन ऑफ जीनोटाइप, फिनोटाइप होता है। और अपन ने यहाँ पे डिस्कस किया हेट्रोजाइगस और होमोजाइगस क्या होता है। ये मैंने यहाँ पे थियरिटिकल भी लिख रखा है। देखो यहां तक मैंने बोल दिया डोमिनेंसी का मतलब ए जीन विच एक्सप्रेस इन होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस। अगर डोमिनेंट कंडीशन है तो वो हेट्रोजाइगस में भी अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, और होमोजाइगस में तो करेगा ही करेगा। भाई दोनों कैपिटल है तो उसकी चलेगी चलेगी। पावरफुल के साथ में पावरफुल आया तो पावरफुल की चलती है, लेकिन पावरफुल कमजोर के साथ में आया तो सिर्फ और सिर्फ पावरफुल की चलती है। तो डोमिनेंसी क्या है? हेट्रोजाइगस में भी चलेगा, होमोजाइगस में भी चलेगा। लिख के बता देता हूं, कैपिटल लेटर इसकी चलेगी, बिल्कुल चलेगी, इसकी यहां पे भी चलेगी। देखो दोनों होमोजाइगस केस में भी चल रही है, हेट्रोजाइगस में भी चल रही है। इसके बाद में बोलता हूं रेसेसिवनेस क्या है। रेसेसिव ए जीन व्हिच एक्सप्रेस इटसेल्फ ओनली इन होमोजाइगस कंडीशन। ओनली इन होमोजाइगस कंडीशन मतलब क्या? रेसेसिव इस केस में चलती है, इस केस में ही किसकी चलती है? रेसेसिवनेस की चलती है, बाकी किसी केस में रेसेसिवनेस की नहीं चलती है। तो ये जो रेसेसिवनेस है वो क्या है? होमोजाइगस एक्सप्रेशन ही है। ओनली होमोजाइगस केस में ही वो अपना एक्सप्रेशन दिखा पाता है। अगर टर्मिनोलॉजी आपको समझ में आई है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आई तो एक बार दोबारा से रिकेप करके देखिएगा, समझ में आनी जरूरी है। टर्मिनोलॉजी समझ में आएगी, चैप्टर तो बहुत लल्लू है। इसके बाद में देखो ये क्या है? एलील। एलील जो है वो है अल्टरनेटिव पेयर ऑफ जीन। एक जीन में 2 पेयर होते हैं। जैसे मैंने एक जीन लिख दिया, ऐसे मैंने एक जीन लिख दिया कैपिटल टी स्मॉल टी। कैपिटल टी स्मॉल टी में क्या हुआ? ये कैपिटल टी है, ये स्मॉल टी है। मुझे बताना अगर किसी गलती से डीएनए में यहां पे डिफेक्शन आ गया, डीएनए में कुछ प्रॉब्लम आई, और डीएनए में कुछ प्रॉब्लम आई तो क्या है? ये डीएनए में प्रॉब्लम आई और कैपिटल टी अपना एक्सप्रेशन दिखाना बंद कर दिया। अगर कैपिटल टी अपना एक्सप्रेशन दिखाना बंद करेगा तो हाइट को कौन यहां पे कंट्रोल करेगा? फिर ये कंट्रोल कर लेगा। जैसे मैं बोलता हूं कि आपके स्कूल में किसी भी सब्जेक्ट के 2 टीचर हैं, वो सब्जेक्ट को अपन क्या मान लेते हैं? जीन मान लेते हैं। और जो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के दो टीचर है उनको अपन एलील मान लेते हैं। तो मुझे बताना, जब एक टीचर अच्छा है, मान लेता हूं एक टीचर बहुत अच्छा पढ़ाता है, एक टीचर थोड़ा सा ऐसे ही पढ़ाता है, तो मुझे बताना जब वो अच्छे पढ़ाने वाला टीचर नहीं होगा
आपकी स्कूल में, तो आपको कौन पढ़ा देगा? वो कमजोर टीचर जो है, वो जो काम चला सकता है वो पढ़ा देगा। अगर पावरफुल टीचर रहा, अच्छा टीचर रहा, तो कौन पढ़ाएगा? अच्छा टीचर पढ़ाएगा। लेकिन क्या बायोलॉजी या फिर कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना बंद कर दोगे आप? नहीं। क्यों? क्योंकि आपके पास में अल्टरनेट है। तो अल्टरनेटिव पेयरों पे जीन क्या होता है? एलील। जैसे ये इसका एलील है, ये नहीं होगा तो ये अपना एक्सप्रेशन दिखा देगा। समझ गए? एलील क्या होता है? अल्टरनेटिव पेयरों पे जीन। अगर ये जो टर्मिनोलॉजी समझ में आई है, तो आगे अपन इस चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। और अभी बात करेंगे अपन मेंडलिज्म की, और मेंडल की बात करेंगे। तो मेंडल क्या है? पापा ऑफ जेनेटिक्स, पापा ऑफ हेरिडिटरी। ये हेरिडिटरी के क्या है बेटा? पापा है। कौन? मेंडल। तो मेंडल भाई साहब जो है वो क्या है? हेरिडिटरी के फादर है। मेंडल ने क्या किया? मेंडल एक चर्च में पादरी थे, ऑस्ट्रिया में रहते थे। और जब वो वहां पे पादरी थे चर्च में, तो पादरी क्या करता है, उस चर्च के अराउंड जो भी लैंड रीजन होता है वहां पे एग्रीकल्चर करता है। मेंडल थोड़ा क्रिएटिव था, इसलिए उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, और जो एक्सपेरिमेंट किए वो सीधी बात करते अपन। अब थोड़ी सी मैं जनरल सी बात बता दूं कि मेंडल एक ऐसा साइंटिस्ट, ऐसा अनफॉर्चुनेट साइंटिस्ट है, जिसको बेचारे को जब तक वो जिंदा था तब तक उसको साइंटिस्ट किसी ने बोला ही नहीं। फिर साइंटिस्ट कब बोला गया उसे? जब मेंडल के जो भी एक्सपेरिमेंट थे उनको रीडिस्कवर किया गया, दोबारा से रिकेप किया गया। और उनको रिकेप करने वाले 3 साइंटिस्ट थे, शेरमार्क, ह्यूगो डिब्रीज और पॉल कोरेंस। इन सब ने मिलके, 3 लोगों ने मिलके मेंडलिज्म को रीडिस्कवर किया। और उसके बाद ही पता चला कि मेंडल ने बहुत ही अच्छी बात बता के चले गए हैं मेंडल जी। और अब अपन उसे एक जेनेटिक्स बना देते हैं। इसलिए अपन देखो, शुरुआत मेंडल ने किया है। हालांकि मेंडलिज्म जो है या फिर मेंडल की जो जेनेटिक्स है वो इतनी ज्यादा इफेक्टिव नहीं है, लेकिन शुरुआत उन्होंने की थी। उसके बाद में आज अपन बहुत ज्यादा हायर लेवल तक पहुंच गए हैं। अपन जेनेटिक लेवल पे अपन डीएनए के हर एक कोड को पढ़ लेते हैं। तो शुरुआत करना बुजुर्ग, शुरुआत जिसने की वो ये क्या है? पापा ऑफ जेनेटिक्स, पापा ऑफ हेरिडिटी। चलो, अब मेंडल ने जिस प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किया वो प्लांट क्या है? वो प्लांट है पी प्लांट। पी प्लांट का बायोलॉजिकल नाम आपको याद रखना है। क्या नाम है? पाइसम सेटाइवम। पाइसम सेटाइवम क्या है? पी प्लांट का नाम है। इसे क्या बोलते हैं अपन? गार्डन पी भी बोल देते हैं। इसे अपन मीठी मटर भी बोल देते हैं, मीठी मटर भी बोल देते हैं, स्वीट पी भी बोल देते हैं। तो ये नाम याद रखना तुम्हें। अब मैं यहाँ पे कुछ बात लिख रहा हूं, यहाँ पे कुछ बात आगे लिख रहे हैं, आपको ये नाम याद रख लेना है, पाइसम सेटाइवम। और उसके बाद में आगे चलते हैं। और उसके बाद में आपको क्या क्या याद रखना? मेंडल ने 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लिए थे। जब वो पी प्लांट पे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो उन्होंने 7 पेयर लिए थे, 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। 7 पेयर ऑफ कैरेक्टर का स्टडी किया मेंडल ने। कौन कौन सा कैरेक्टर था? यहीं पे याद हो जाएगा, ध्यान से देखते जाना। पहला कैरेक्टर था प्लांट की हाइट। इसी सीक्वेंस में आपको याद रख लेना प्लांट की जो हाइट है वो किस तरीके से वो स्टडी करते हैं। तो एक प्लांट होगा टॉल, एक प्लांट होगा ड्वार्फ। जो टॉल होगा वो कैपिटल टी से बताएंगे, और जो ड्वार्फ होगा उसको स्मॉल टी से बता देंगे। एक कैरेक्टर है, एक कैरेक्टर क्या है? हाइट। एक कैरेक्टर हाइट है, उसके 2 पार्ट है, एक टॉलनेस एक ड्वार्फनेस। तो ये कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर हो गया। इसमें एक इफेक्टिव पार्ट है, एक रेसेसिव पार्ट है, एक डोमिनेंट पार्ट है, एक रेसेसिव पार्ट है। इसे अपन ने क्या बोला? कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। तो एक पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर हो गया। उसके बाद में दूसरा जो नाम है वो है फ्लावर का कलर। आपके सिलेबस में 10th क्लास के सिलेबस में सारे कैरेक्टर की चर्चा नहीं की गई है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर पे स्टडी किया था मेंडल ने जेनेटिक्स में। तो दूसरा मैं यहां पे ले रहा हूं फ्लावर कलर। फ्लावर कलर आपको लेना है यहां पे रेड, आपके सिलेबस में लिखा हुआ है पर्पल, और ये डोमिनेंट कैरेक्टर हो गया, और व्हाइट जो है वो हो गया रेसेसिव कैरेक्टर। ठीक है। उसके बाद में आपको लिखना है फ्लावर का ही, फ्लावर की पोजीशन याद रख लेना। फ्लावर किस तरीके से एक प्लांट पे लगा होता है, तो यहां पे याद रखोगे आप, एक फ्लावर होता है एक्सियल। अच्छा, ये एक्सियल क्या है? एक होता है टर्मिनल। ये क्या है भाई? तो इसे मैं थोड़ा सा समझा देता हूं आपको। एक्सियल क्या है? ये 2 प्लांट लगाए मैंने, इस तरीके से मैंने प्लांट की ब्रांच बना रखी है। इस तरीके से प्लांट की ब्रांच है, इस पे ऐसे फ्लावर लगे हुए, इस एक्सिस के चारों ओर फ्लावर लगे। देखो ये मेन प्लांट की जो स्टेम है उसके चारों ओर क्या लगे हैं? फ्लावर। मतलब एक्सिस के ऐसे चारों ओर फ्लावर लगे हुए हैं, उससे अपन क्या बोलते हैं? एक्सियल की चारों ओर फ्लावर लगे, उससे अपन क्या बोल देंगे? एक्सियल कंडीशन। एक प्लांट है जिसपे टर्मिनल पार्ट पे
सबसे टॉप मोस्ट पार्ट पे फिलहाल लगा होता है, उसे अपन बोलते हैं टर्मिनल। इसमें एक्सियल पोजीशन डोमिनेंट है, टर्मिनल क्या है रेसेसिव। इधर मैं डोमिनेंट लिख रहा हूं, इधर मैं रेसेसिव लिख रहा हूं। इसके बाद में आप क्या लिखोगे, इसके बाद में आप लिखोगे इसमें सीड का कलर, सीड कलर। सीड का कलर कैसे लिखोगे, सीड का कलर डोमिनेंट जो कलर है वो है येलो, डोमिनेंट कलर येलो लिखोगे, रेसेसिव कलर लिखोगे आप ग्रीन। रेसेसिव कलर ग्रीन लिख दिया, उसे देखो डोमिनेंट को कैपिटल लेटर से लिखेंगे, रेसेसिव को स्मॉल लेटर से लिखेंगे, ये मैंने आपको बात बता दी है। 5 जो कैरेक्टर हुआ है सीड का ही है, और सीड की शेप ले लेते हैं। बहुत बढ़िया, सीड की शेप क्या लेंगे, राउंड अगर शेप है तो वो डोमिनेंट है, और अगर रिंकल्ड शेप है तो वो क्या है, वो है रेसेसिव। रिंकल्ड मतलब पिचका हुआ, राउंड मतलब गोल, गोल पिचका हुआ, रिंकल्ड। 6 पे जो करेक्टर है, 6 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर है वो है पोड। पोड क्या होती है, फली होती है, फली, मटर की फली, मटर को छिलते हैं ना अपन, वो फली। उसका कलर, उसका कलर क्या है, उसका कलर है वो इस सीड के कलर का अपोजिट है। सीड का कलर क्या है भाई, यहां पे येलो कलर डोमिनेंट है, यहां पे ग्रीन कलर डोमिनेंट होगा। पोड के केस में ग्रीन कलर डोमिनेंट होगा, येलो कलर क्या हो जाएगा, रेसेसिव हो जाएगा। समझ गए, लास्ट पेयर ऑफ कैरेक्टर है पोड का ही है। पोड के केस में आपको याद रखना पोड की शेप, और पोड की शेप क्या है, एक है इन्फ्लेटेड, इन्फ्लेटेड पोड मतलब फूली हुई फली। ऐसे मटर लेके आते हो आप मार्केट से, कैसा मटर, जैसे ऐसे एक पोड है, उसपे बहुत सारे मटर ऐसे लगे, अच्छी मटर की फली है, उसमें बहुत सारे मटर हेल्दी निकलते हैं, उसे अपन इन्फ्लेटेड बोलते हैं, फूली हुई। एक मटर लेके आते हो आप पिचकी हुई, जिसे अपन बोलते हैं कॉन्स्ट्रिक्टेड। कॉन्स्ट्रिक्टेड, कॉन्स्ट्रिक्टेड मतलब पिचकी हुई, ऐसे मटर की फली जिसमें ऐसे मटर लगते हैं, 2-3 मटर आते हैं, जिसे अपन क्या बोलते हैं सस्ती फली और महंगी फली। महंगी फली कैसे आएगी, फूली हुई, अच्छे मटर आएंगे उसमें। सस्ती पिचकी हुई, एक फली में 2 मटर निकलते हैं, वो क्या हो गया, ये यहाँ पे कॉन्टेस्ट, ये कॉन्स्ट्रिक्टेड। कॉन्स्ट्रिक्टेड ये है 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर मेंडल, आपको याद होने चाहिए। आपको वर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मेंडल के 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर कौन से थे, आपके सिलेबस में कौन से, यहाँ पे बताता हूँ। प्लांट की हाइट दे रखी है, फ्लावर का कलर दे रखा है, फ्लावर की पोजीशन नहीं दे रखी है, सीड का कलर है, सीड का शेप है, बाकी किसी की बात नहीं की गई है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये कॉन्ट्रास्टिंग पेयर ऑफ कैरेक्टर है मेंडल ने जिन्होंने एक्सपेरिमेंट इस पे किया है। अब मैं बोलता हूं इतनी बातें अगर आपने जान ली हैं तो इसके बाद में इस चैप्टर में बहुत ही छोटी छोटी बात बची है, और वो बचे हैं मेंडल के एक्सपेरिमेंट। और उस एक्सपेरिमेंट में ही मैं आपको बता दूंगा कि मेंडल के जो लॉ ऑफ डोमिनेंस के जो 3 रूल है, जो मेंडल के जो रूल है, लॉ ऑफ डोमिनेंस नहीं सॉरी, अब मेंडल के 3 रूल है जेनेटिक्स में, मेंडल के 3 रूल है हेरिडिटी में, उसमें फर्स्ट रूल क्या है, सेकंड रूल क्या है और थर्ड रूल क्या है, उनको मैं एक एक करके आपको समझा दूंगा। यहाँ पे एक एक करके बात करते हैं। पहला जो एक्सपेरिमेंट है मेंडल का, उस एक्सपेरिमेंट में मेंडल ने क्या किया, देखो पहला एक्सपेरिमेंट है जिसे अपन बोलते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मोनो हाइब्रिड क्रॉस का मतलब, क्रॉस का मतलब आप जानते हैं फर्टिलाइजेशन। हाइब्रिड वेराइटी का मतलब क्या होता है, हाइब्रिड का मतलब मैं तुम्हें बताता हूं, एक प्लांट है मेरे पास, एक प्लांट, दूसरा प्लांट फिर मैंने यहां पे लगाया, ऐसे मेरे पास में 2 प्लांट है। मैं क्या करता हूं, इस प्लांट में प्रोडक्शन लेवल देखता हूं तो बहुत हायर लेवल पे है, प्रोडक्शन बहुत अच्छा होता है। इस प्लांट में प्रोडक्शन लो होता है, बहुत कम प्रोडक्शन। जैसे मैं इन दोनों को मैंगो का ट्री बना देता हूं, मैंगो बहुत अच्छे लगते हैं, इधर मैंगो कम लगते हैं, नंबर ऑफ मैंगो कम लगते हैं उधर। इधर क्या होता है, लगते तो बहुत अच्छे लेकिन कोई डिजीज हो जाती है, इधर कोई डिजीज होती है जिससे प्रोडक्शन ज्यादा होने के बावजूद मैंगो बचते नहीं है, खराब हो जाते हैं। इधर डिजीज नहीं है, इधर कम लगते हैं लेकिन डिजीज नहीं है। लेकिन दोनों केस में मेरे को प्लांट कौन सा चाहिए, मेरे को प्लांट ना तो ये चाहिए ना ये चाहिए, मेरे को कैसा प्लांट चाहिए, मेरे को ऐसा प्लांट चाहिए जिसमें क्या हो, प्रोडक्शन हायर साइड हो, जिसमें डिजीज क्या हो, नहीं हो, ऐसा मेरे को प्लांट चाहिए, ये मेरी रिक्वायरमेंट है। तो मैं क्या करता हूं, इसको इसके साथ में क्रॉस करा देता हूं, और इसे मैं जब क्रॉस कराता हूं तो एक नई वैरायटी मिल जाती है, तो उसे अपन हाइब्रिड वैरायटी बोल देते हैं। हाइब्रिड वैरायटी में जरूरी नहीं है जो मैं चाहता हूं वो आए ही, लेकिन अगर मैं 1000 एक्सपेरिमेंट करूंगा तो मेरे को कुछ 2-4 एक्सपेरिमेंट ऐसे मिल जाएंगे कि मुझे ये प्लांट मिल जाएगा, और इसे मैं क्या बोलता हूं, हाइब्रिड वैरायटी। तो मैंने क्या किया, एक हाइब्रिड वैरायटी ली है, मैंने नहीं लिया है, मेंडल जी ने लिया था। क्या लिया है उन्होंने एक हाइब्रिड वैरायटी ली, और उन्होंने उस हाइब्रिड वैरायटी में एक ही कैरेक्टर का स्टडी किया है। मोनो यानी सिंगल होता है, तो सिंगल अगर पेड़ का मेंडल स्टडी करता है, एक ही कैरेक्टर लेता है,
तो उसे अपन बोलेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस। क्रॉस का मतलब एक कैरेक्टर में फर्टिलाइजेशन करा के देख रहा है, प्रोजेनी को चेक करा है, किस तरीके से एक्सप्रेशन आता है। मैं यहाँ पे लिखता हूं मोनोहाइब्रिड। अब आप 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर में से कोई सा भी कैरेक्टर लेके मोनोहाइब्रिड क्रॉस कर सकते हैं, सारे के सारे एक्सपेरिमेंट में रिजल्ट सेम आएगा, फिनोटाइप जीनोटाइप आपको सेम देखने को मिलेगा। मैं आपको बता भी दूंगा, लेकिन आपको ऐसे फ्लेक्सिबल रहना है कि हाँ ऐसे आप कर सकते हैं। तो मैं पहले लिखता हूं यहाँ पे क्या, टॉल लिखता हूं प्लांट, प्योर टॉल लिखता हूं, प्योर होमोजाइगस टॉल प्लांट। क्या लिखता हूं, प्योर होमोजाइगस। आपको समझ में आ रहा होगा, प्योर होमोजाइगस टॉल प्लांट। क्या लिखा मैंने, प्योर होमोजाइगस, प्योर होमोजाइगस, होमोजाइगस यानी सेम सेम सेम, मैंने लिख दिया प्योर होमोजाइगस टॉल प्लांट। दूसरा क्या लिखता हूं, प्योर होमोजाइगस, प्योर होमोजाइगस, प्योर होमोजाइगस ड्वार्फ प्लांट। क्या लिखा मैंने, प्योर होमोजाइगस ड्वार्फ प्लांट। क्या लिख दिया, स्मॉल टी प्योर होमोजाइगस है, ड्वार्फ है। क्या ये बात तुम्हें समझ में आई? इसके बाद में बेटा आप क्या लिखोगे, यहां पे लिखोगे पेरेंट। ये क्या है, पेरेंट। इसके बाद में क्या बनाएंगे, पेरेंट क्या बनाएंगे, गैमेट बनाएंगे। तो यहां पे क्या लिखोगे आप, यहां पे लिख दो आप गैमेटोजेनेसिस। यहां पे गैमेटोजेनेसिस, इसमें आपको कोताही नहीं बरतनी है, इसमें आपको लेजीनेस नहीं दिखाना, यहां पे जरूर लिखोगे आप गैमेटोजेनेसिस। यहां पे लिख दो मियोसिस। मियोसिस से गैमेट बनता है बेटा, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड कंप्लीट होता है तो गैमेट बन जाता है। गैमेट बन गया, ये गैमेट बन गया गैमेटोजेनेसिस से। इधर कौन सा गैमेट बनेगा, स्मॉल टी गैमेट बन जाएगा। स्मॉल टी गैमेट बनेगा गैमेटोजेनेसिस। तो यहां पे लिख दो गैमेट, दिस इज गैमेट। गैमेट क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं भाई। ये कर दिया क्रॉस। गैमेट जब क्रॉस करते हैं तो प्रोजेनी बन गई। चलो प्रोजेनी बनाते हैं, और ये प्रोजेनी बन गई। यहाँ पे ये प्रोजेनी बन गई है, यहाँ पे कौन सी, कैपिटल टी इधर से आया है, स्मॉल टी इधर से आया है। जो भी प्रोजेनी यहाँ पे बनी है, उस प्रोजेनी में प्लांट आप देख के बताओ कैसे दिख रहा है, टॉल प्लांट दिख रहा है मेरे हिसाब से। तो आपको दिखा यहाँ पे टॉल प्लांट, और कैसे टॉल, ऑल टॉल। ऑल प्लांट कैसे है, टॉल है, पर कैसी कंडीशन में, होमोजाइगस की हेटेरोजाइगस, हेटेरोजाइगस कंडीशन में है। मैंने कैसे लिया था, प्योर होमोजाइगस, प्योर होमोजाइगस। ये जो जनरेशन इसे फिलियल जनरेशन फर्स्ट बोलते हैं, शॉर्ट में लिख देते हैं F1 जनरेशन। F1 जनरेशन में मुझे ऑल प्लांट कैसे मिले हैं, टॉल मिले हैं। ये मैंने आप यहाँ पे एक प्लांट बनाया, लेकिन यहाँ पे प्रोजेनी बहुत सारी बन सकती है ना, तो एक प्रोजेनी मैंने यहाँ पे बना के स्टडी करने की कोशिश करी है। और ये जो प्लांट है, ये है F1 जनरेशन का प्लांट। ये पहली जनरेशन, ये यहाँ पे पहली जनरेशन मिल गई। ये अगर पेरेंटल जनरेशन है तो ये फर्स्ट जनरेशन हो गई। अब पेरेंटल जनरेशन में मेरे को पता लगा कि यार जो मैंने कैरेक्टर ये लिया था, ये तो आया ही नहीं, एक्सप्रेस ही नहीं हो पा रहा है। अब ये एक्सप्रेस क्यों नहीं हो पा रहा है, इसका रीजन क्या है, इसका रीजन है डोमिनेंसी। इसकी डोमिनेंसी की वजह से इसका एक्सप्रेशन ही नहीं आया। इसे ही अपन क्या बोलते हैं, इस एक्सपेरिमेंट को अपन क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस। क्या बोलते हैं इसे, लॉ ऑफ डोमिनेंस। यही लॉ ऑफ डोमिनेंस है। मेंडल का फर्स्ट जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जो ये फर्स्ट जनरेशन तक का जो एक्सपेरिमेंट है, वो क्या है, लॉ ऑफ डोमिनेंस। भाई एक डोमिनेंट कैरेक्टर रिसेसिव कैरेक्टर को एक्सप्रेस ही नहीं होने दे रहा, इसे तो क्या बोलते हैं अपन, लॉ ऑफ डोमिनेंस बोल देते हैं। चलो अब दोबारा से मेंडल चेक करता है, F1 जनरेशन में सेल्फिंग कराता है। मेंडल यहाँ पे सेल्फिंग खेलता है, सेल्फिंग खेलता है, या फिर अपन इस सेल्फिंग को बोलेंगे सेल्फ पोलिनेशन। क्या बोलेंगे बेटा, सेल्फ पोलिनेशन यहाँ पे बोल देंगे इसको। सेल्फिंग लिखो तो भी सही है, सेल्फ पोलिनेशन लिखोगे तो भी सही है। सेल्फ पोलिनेशन कैसे करते हैं, सेल्फ पोलिनेशन देखो यहाँ पे कैसे करते हैं। मैं यहाँ पे F1 जनरेशन जो मिली उसे लिखता हूं यहाँ पे, कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया कैपिटल टी स्मॉल टी। ये दोनों क्या है, F1 जनरेशन है। F1 जनरेशन में मैं सेल्फिंग कराऊंगा, मतलब इन दोनों में क्रॉस करा देता हूं। ये दोनों क्या बन गए, पेरेंट बन गए, बिल्कुल पेरेंट बन गए। क्या होगा, गैमेटोजेनेसिस होगा। अब आप यहाँ पे देख के बताना गैमेट कैसे बनेंगे, पहले गैमेट कैसे बने थे, पहले एक ही टाइप का गैमेट बना था। देखो पहले यहाँ पे टाइप ऑफ गैमेट एक ही था, क्यों, क्योंकि दोनों क्या है, कैपिटल है। अब की बार अलग अलग है तो गैमेट ऐसे बन जाएंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी, इधर कैपिटल टी, क्योंकि सेम टाइप की प्रोजेनी आई थी इसलिए दोनों ऐसे गैमेट बन जाएंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी। चलो क्रॉस करा देते हैं, गैमेट बन गया तो क्रॉस करा दो। इसको इससे बराबर मौका देते हैं, इसको इससे क्रॉस करा देते हैं, इसको इससे भी क्रॉस करा देते हैं, इसको इससे क्रॉस करा देते हैं, और इसको इससे क्रॉस करा देते हैं। क्या आप प्रोजेनी बनेगी, देखना कैपिटल टी पता चल रहा है। उसके बाद में कैपिटल टी स्मॉल टी पता चल रहा है, वेरी गुड। इसके बाद में कैपिटल टी स्मॉल टी, ये पता चला, वेरी गुड। उसके बाद में स्मॉल टी स्मॉल टी। मुझे ध्यान से देख के बताना आप,
अगर आपने अभी तक ध्यान से सुना है तो ये आप क्वेश्चन का आंसर मुझे ध्यान से देख के बताना, इसमें कितने प्लांट टोल है, कितने प्लांट टोल है इसमें टोल प्लांट कितने हैं? तो आपका आंसर आना चाहिए था 3 कैसे? क्या कैपिटल टी प्लांट टोलनेस बताएगा? बिल्कुल बताएगा। क्या ये प्लांट भी टोल है? हाँ। क्यों? क्योंकि यहां पे कैपिटल टी की वजह से टोल आ गया। क्यों? ये डोमिनेंसी है, डोमिनेट करता है। क्या ये टोल है? बिल्कुल टोल है। तो यहां से लेके यहां तक तीनों प्लांट टोल है। ये कैसा है? ड्वार्फ, छोटा। ये शॉर्ट प्लांट आ गया, ड्वार्फ प्लांट आ गया। तो मुझे बताना इसका, आपको ये जो प्लांट है वो क्या दिख रहा है? क्या इसका जीन दिख रहा है आपको? नहीं, इसका आउटर एपियरेंस दिख रहा है, इसका फिजिकल एक्सप्रेशन दिख रहा है, इसकी मोर्फोलॉजी दिख रही है आपको, इसके जीनोटाइप का एक्सप्रेशन दिख रहा है। और जीनोटाइप के एक्सप्रेशन को क्या बोलते हैं आप? फिनोटाइप बोलते हैं। जीनोटाइप के एक्सप्रेशन को क्या बोलते हैं? फिनोटाइप। तो आपको जो दिख रहा है वो फिनोटाइप है। फिनोटाइप क्या है? 3 प्लांट टोल आए हैं। तो टोल प्लांट कितने हैं बेटा? 3 प्लांट टोल आए हैं और 1 प्लांट क्या आया है? ड्वार्फ आया है। ये आपको बाहर से दिख रहा है, इसे अपन बोलते हैं फिनोटाइप। ये मैंने क्या लिखा है यहाँ पे? ये मैंने यहाँ पे लिखा है फिनोटाइप। ये मैंने फिनोटाइप लिखा है। फिनोटाइप मतलब बाहर से प्लांट कैसे दिखता है। इसे आप अंदर से जाके नहीं चेक कर सकते। आपको मैं बोलता हूं कि आपके सामने 10 प्लांट है, 10 प्लांट में से कुछ प्लांट की हाइट ज्यादा है, तो आप क्या बोलोगे? सर ये प्लांट कैसे दिख रहे हैं? 6 प्लांट आपको कैसे दिख रहे हैं? 6 प्लांट आपको टोल दिख रहे हैं। अब टोल में आपको ये पता नहीं चल रहा कि होमोजाइगस कंडीशन है, हेटेरोजाइगस कंडीशन है, क्योंकि टोल यहां से भी टोल ही आएगा, यहां से भी टोल ही आएगा, दोनों की हाइट सेम होगी। दोनों की हाइट सेम है तो आप क्या बोलोगे? टोल ही बोलोगे। तो इन सबको आप क्या बोलोगे? टोल। टोल क्या है? फिनोटाइप। और ये आपको बाहर से कैसे दिखेगा? ड्वार्फ ही दिखेगा। तो ड्वार्फ दिख रहा है, टोल दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है? फिनोटाइप दिख रहा है। जीनोटाइप कैसे लिखेंगे? जीनोटाइप का मतलब जीन कैसे है। अब मुझे इसके अंदर देख के बता दो आप कि जीन का टाइप कैसे लिखा आपने। ये जीन है वो इसके जैसा है क्या? नहीं है यार। क्यों? यहाँ पे कैपिटल टी है, यहाँ पे क्या है? कैपिटल टी स्मॉल टी है। इधर क्या है? कैपिटल टी स्मॉल टी है। तो ये जीन इसके जैसा भी नहीं है, इसके जैसा भी नहीं है, इसके जैसा तो पता ही नहीं है। ये जीन है, ये अलग है, सबसे अलग है। तो इसके जैसा इसमें एक ही पार्ट है, तो लिख दो यहाँ पे एक पार्ट। यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूं? यहाँ पे मैं लिख रहा हूं जीनोटाइप। तो कैपिटल टी जैसा ही एक ही है, तो कैपिटल टी एक ही है। उसके बाद में रेशियो कैपिटल टी स्मॉल टी जैसे कितने हैं? 2 2 2। तो कैपिटल टी स्मॉल टी जैसे है 2। उसके बाद में एक ही है स्मॉल टी रेशियो स्मॉल टी। ये है इसका जीनोटाइप, इसका जेनेटिक मेकअप। तो आपको क्या क्या याद रखना है अभी तक। और अब यहां से मैं आपको एक छोटी सी बात और बताना चाहता हूं। मेंडल का सेकंड लॉ है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। मैं यहां पे नाम लिख देता हूं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन को आप कैसे याद रखोगे? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को आप ऐसे पढ़ो, लॉ ऑफ सेपरेशन। क्या पढ़ो? लॉ ऑफ सेपरेशन। क्या होता है? जब F1 जनरेशन दोबारा से सेल्फिंग करती है, क्रॉस करती है, यहां पे सेल्फिंग ये करती है, तो यहां पे क्या गैमेट बनता है? तो F1 जनरेशन ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस कैरेक्टर वापस सेपरेट हो जाते हैं। कैरेक्टर क्या हो गए? सेग्रीगेट हो गए हैं। सेग्रीगेट होके इंडिपेंडेंटली जब एक दूसरे को क्रॉस करते हैं तो जो कैरेक्टर F1 जनरेशन में छुप गया था वो वापस एक्सप्रेस हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जीन जो है उसका कैरेक्टर कभी गायब नहीं होता है, लॉस्ट नहीं होता है, वो डोमिनेंसी का शिकार हो जाता है। डोमिनेंसी की वजह से वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। इसे अपन क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बोलते हैं। सेग्रीगेशन का मतलब लॉ ऑफ सेपरेशन। यहां पे गैमेटोजेनेसिस में जीन ये जो सेपरेट हुए हैं इसे अपन क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो यहां से लेके यहां तक क्या है? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है। यहां से लेके यहां तक क्या था? लॉ ऑफ डोमिनेंस है। क्या इतनी बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस खत्म हो गया है। मोनो हाइब्रिड क्रॉस में क्या याद रखना तुम्हें? ऐसे लिखना बेटा, प्रोजेनी ऐसे लिखने, बोर्ड में इसी तरीके से लिखना है, नहीं तो आपको एग्जामिनर सारा कुछ सही लिखने के बाद में आपको नंबर सही से नहीं देगा। पेरेंट लिख देना है, गैमेट लिख देना है, ये F1 जनरेशन लिख देना है, क्रॉस लिख देना है, गैमेटोजेनेसिस भी लिखना है, फिर से यहाँ पे पेरेंट लिखना है, फिर से यहाँ पे गैमेटोजेनेसिस लिखना है, फिर से गैमेट लिखना है, फिर से क्रॉस लिखना है, फिर ये प्रोजेनी बना के ये बता देना है कि फिनोटाइप ये, यहाँ पे लिखो फिनोटाइप लिख के ये लिख दो, फिर नीचे लिख दो जीनोटाइप लिख के ये लिख दो। इस तरीके से अगर आप किसी क्वेश्चन का आंसर करेंगे तो आपको पूरे में से पूरे मार्क देंगे, मैं इस बात की गारंटी लेता हूं। ओके, आगे चलते हैं। आगे जो दूसरा क्रॉस है, दूसरा एक्सपेरिमेंट जो मेंडल का है, वो दूसरा एक्सपेरिमेंट जैसे खत्म होगा तो आपका चैप्टर ही खत्म हो जाएगा।
और वो दूसरा एक्सपेरिमेंट जो है वो आपको ध्यान से देखना चाहिए, और वो दूसरे एक्सपेरिमेंट को मैं आपके दिमाग में सेट ही कर दूंगा। इससे भी इजी है वो, कोई बोलता है इससे हार्ड है, मैं बोलता हूं इससे भी इजी है। अभी मैं आपको इजी करके दिखाऊंगा, सिर्फ बोल नहीं रहा, मैं आपको करके दिखाता हूं। ये बातें अगर आपने जान ली है तो मैं इसे थोड़ा हटा रहा हूं इधर से, और अगर ये बातें आपने सही से जान ली है तो मैं इसे यहां से हटा देता हूं। हटाने के बाद में मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से डाई हाइब्रिड क्रॉस होता है। देखना, मैं यहां पे क्या लिख रहा हूं आपकी बात, डाई हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस। अब की बात देखना, डाई यानी क्या होता है, डाई यानी होता है बेटा टू, डाई यानी टू होता है, डाई यानी या फिर बाई यानी टू होता है। तो डाई और बाई यानी टू होता है। हाइब्रिड यानी एक हाइब्रिड वैरायटी में दो कैरेक्टर कंसीडर कर रहे हैं। क्या सर ये जो एनसीईआरटी में लिखा वही कैरेक्टर लेने हैं या फिर और भी ले सकते हैं? आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन एग्जामिनर ने सही से क्रिएट किया तो जो एनसीईआरटी में वो नहीं देगा, वो दूसरा दे देगा, कोई मिक्स कर देगा। जैसे यहाँ पे दे रखा है आपके डाई हाइब्रिड क्रॉस में सीड का शेप और सीड का कलर, सीड के शेप और सीड के कलर की जगह वो प्लांट की हाइट और फ्लावर के पोजीशन दे सकता है, तो वो करेक्टर मिक्स कर सकता है। अगर दो करेक्टर यहाँ पे मिक्स किए हुए हैं तो दोनों करेक्टर को अगर आप मिक्सिंग में पढ़ेंगे तो बोलेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस। एक हाइब्रिड वैरायटी है, उसमें दो करेक्टर साथ में कंसीडर करके अपन एक्सपेरिमेंट करते हैं, इसे अपन क्या बोल देते हैं, डाई हाइब्रिड क्रॉस। देख तो डाई हाइब्रिड क्रॉस में दोनों करेक्टर साथ में जाने चाहिए, मेरी बात ध्यान से सुन लो। डाई हाइब्रिड क्रॉस में दोनों करेक्टर साथ में जाने चाहिए। कैसे जाएंगे देखना, मैं यहां पे लिखता हूं, यहां पे जो तुम्हारी एनसीईआरटी में देगा वही लिख देता हूं। देखो यहां पे मैं लिखता हूं प्योर 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 होमोजाइगस जाइगस जाइगस होमोजाइगस राउंड एंड येलो सीड, राउंड और येलो सीड यहां पे मिलेगा। क्या लिया मैंने, प्योर होमोजाइगस राउंड और येलो सीड। क्या लिखूंगा, प्योर होमोजाइगस राउंड, कैपिटल आर मतलब डोमिनेंट करेक्टर, कैपिटल वाई मतलब डोमिनेंट करेक्टर। तो मैंने दोनों करेक्टर साथ में ले लिए हैं, इसलिए क्या बोल रहा हूं, डाई हाइब्रिड क्रॉस। ध्यान रखना, ये बात दिमाग में रहनी चाहिए, डाई हाइब्रिड क्रॉस का मतलब क्या है, कैपिटल आर कैपिटल वाई। उसके बाद में मैं ले रहा हूं प्योर होमोजाइगस रिंकल्ड एंड ग्रीन सीड, रिंकल्ड और ग्रीन सीड ले रहा हूं। क्या बोला मैंने, प्योर होमोजाइगस रिंकल्ड और ग्रीन सीड। यहां पे लिख देता हूं प्योर होमोजाइगस रिंकल्ड, रिंकल्ड कैसे, स्मॉल आर ग्रीन कलर, स्मॉल वाई। ये मैंने सीड ले लिए हैं। अब यहां से ये हो गया पेरेंट, ये क्या हो गया, पेरेंटल जनरेशन। पेरेंटल जनरेशन क्रॉस करेगी तो पहले क्या बनाएगी, गैमेट बनाएगी। इसे अपन क्या लिखेंगे, गैमेटोजेनेसिस। क्या लिखेंगे बेटा, गैमेटोजेनेसिस लिखेंगे। तो क्या बनेगा, गैमेट बनेगा। तो आप मुझे बताइएगा गैमेट कैसे बनेगा। गैमेट बनेगा कैपिटल आर और कैपिटल वाई, इधर क्या बनेगा, स्मॉल आर और स्मॉल वाई, जो कि गलत है। फिर कैसे बनेगा, चलो लो ये क्या हो, चलो ऐसे बना देते हैं, क्योंकि डाई हाइब्रिड क्रॉस पढ़ रहे हैं ना, ऐसे बना देते हैं कैपिटल आर कैपिटल वाई फिर स्मॉल आर स्मॉल वाई, जो कि ये भी गलत है। तो फिर कैसे बनाएंगे यार, तो सही तरीका मैं आपको बताता हूं। सही तरीका ये है बेटा, अपन क्या पढ़ रहे हैं, अपन पढ़ रहे हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। इसे दिमाग में रखिएगा, डाई हाइब्रिड क्रॉस का मतलब दोनों कैरेक्टर साथ में जाने चाहिए, चाहे वो जनरेशन हो, चाहे वो गैमेट हो, चाहे वो यहाँ पे ये पेरेंट हो, चाहे वो गैमेट हो, दोनों कैरेक्टर तो साथ में रहने चाहिए, तभी तो डाई हाइब्रिड क्रॉस होगा। अगर गैमेट में आपने सेपरेशन कर दिया तो फिर वो गैमेट इंडिपेंडेंटली किसी से जाकर क्रॉस कर जाएगी, फिर तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस हो जाएगा। ऐसा नहीं करना है, दोनों कैरेक्टर साथ में लेने हैं। दोनों कैरेक्टर साथ में कैसे आएंगे, राउंडनेस भी आना चाहिए, कलर भी आना चाहिए, तो ऐसे गैमेट बनेंगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई। यहां से एक ही टाइप का गैमेट बन सकता है। इधर से क्या बनेगा, इधर से स्मॉल आर स्मॉल वाई, एक ही टाइप का गैमेट बन सकता है। तो ये जो गैमेट बनाने का तरीका है ये गलत है, आपको याद रखना है, इसलिए मैंने जानबूझ के लिखा है। अब इसको मैं दोबारा से लिखता हूं, ये आपकी गलती ना हो जाए इसलिए मैंने लिख दिया है, आपके दिमाग में हमेशा रहना चाहिए। डाई हाइब्रिड क्रॉस का मतलब कैपिटल आर कैपिटल वाई गैमेट बनेगा, एक ही टाइप का गैमेट बनेगा। आप कितना भी कोशिश कर लो, यही टाइप का गैमेट बनेगा। दोनों कैरेक्टर साथ में आए, गैमेट बन गया। तो यहां पे लिख दो गैमेट, गैमेट से
क्रॉस। क्रॉस कराओगे तो क्या बनेगी? प्रोजेनी बनेगी भाई। प्रोजेनी कैसे बनेगी देखना, प्रोजेनी जो बन रही है वो ऐसे बन रही है, कैपिटल आर यहां से आए स्मॉल आर। पहले आप या तो राउंड शेप लिख दो या तो आप कलर लिख दो, कोई भी कैरेक्टर लिख सकते हो, लेकिन पहले आप कैपिटल लेटर लिखोगे फिर स्मॉल लेटर लिखोगे। ये रूल हमेशा याद रखना है कि डोमिनेंसी पहले लिखते हैं, रेसेसिवनेस बाद में लिखते हैं। तो पहले शेप का लिख दो, एक कैरेक्टर साथ में लिख दो, कैपिटल आर इधर से स्मॉल आर, कैपिटल वाई इधर से स्मॉल वाई। ये जो प्रोजेनी बनी है ये सीड कैसे दिख रहा है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जितने भी प्रोजेनी बनते हैं इसे अपन बोलते हैं F1 जनरेशन, इसे भी फिलियल जनरेशन फर्स्ट ही बोलते हैं, F1 जनरेशन फर्स्ट। और इसमें क्या मिला, ऑल सीड कैसे हैं, राउंड एंड येलो कलर, राउंड एंड येलो कलर के सीड मिल रहे हैं इन फर्स्ट जनरेशन F1 जनरेशन। अब फिर से वही रूल आ गया है, फिर से डोमिनेंसी आ गया है, फिर से मेंडल का क्या आया, डोमिनेंस। क्या कि ये डोमिनेंट कैरेक्टर इसको एक्सप्रेस ही नहीं होने दे रहा, इसलिए ये देखो सारे के सारे सीड कैसे हैं, राउंड और येलो, राउंड और येलो सारे के सारे सीड है। इसे अपन क्या बोल सकते हैं, फिर से लॉ ऑफ डोमिनेंस बोल सकते हैं। अब क्या हो गया यार, अब होगी सेल्फिंग। F1 जनरेशन में क्या करेंगे अपन, तो इसमें अपन क्या करेंगे, अब सेल्फिंग। अब फिर से सेल्फी खेलते हैं। सेल्फिंग में अपन क्या लिखेंगे, सेल्फ पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन का मतलब क्या है, सेम टाइप की जनरेशन में सेम टाइप की प्रोजेनी को आपस में क्रॉस करा देना। प्लांट केस में ऐसा पॉसिबल है कि यहाँ के पोलन ग्रेन इस पे डाल दो, इसके पोलन ग्रेन इस पे डाल दो, सेल्फ पोलिनेशन करा सकते हैं। तो सेल्फ पोलिनेशन से क्या रिजल्ट मिला, वैसा ही रिजल्ट मिला जैसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस में मिला, पर थोड़ा सा डिफरेंट मिल रहा है और ज्यादा प्रोजेनी मिल रही है। तो यहां से जब भी अपन सेल्फिंग कराएंगे तो सेल्फिंग को मैं कुछ यहाँ पे कर देता हूँ, इस चीज को मैं यहाँ पे, अगर आपको समझ में आएगी तो मैं इस चीज को थोड़ा सा डिलीट कर रहा हूँ यहाँ से, आप देख लेना। ये चीजें जब मैंने डिलीट करी तो मैं यहाँ पे कुछ चीजें लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, तो यहाँ से लिख रहा हूँ और मैं यहाँ पे सेल्फिंग लिख रहा हूँ। सेल्फिंग का मतलब क्या है, मैंने दो प्रोजेनी बना दी, और दो प्रोजेनी कौन सी है, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। फिर ऐसी सेल्फिंग करा रहे हैं तो ऐसी प्रोजेनी लिखेंगे, कैपिटल वाई कैपिटल वाई। ये क्रॉस करा रहे हैं, सेल्फिंग करा रहे हैं, सेल्फिंग कराएंगे तो ये पेरेंटल जनरेशन बन गई। F1 जनरेशन क्या बन गई, पेरेंटल जनरेशन। चलो बना दो गेमेट बनाओ, चलो फिर से गेमेट बनाएंगे। कैसे गेमेट बनाएंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। गलत तरीका है, गलत तरीका है भाई, गलत तरीका है। डाइहाइब्रिड क्रॉस पढ़ रहे हैं तो मैंने जानबूझ के लिखा है, ये डाइहाइब्रिड क्रॉस पढ़ रहे हैं तो मुझे बताओ टाइप ऑफ गेमेट कितने बन सकते हैं। चलो टाइप ऑफ गेमेट बनाता हूं, कैसे बनेगा भाई, कैपिटल आर फिर स्मॉल आर, नहीं डाइहाइब्रिड क्रॉस है यार, दोनों गेमेट साथ में आना चाहिए। तो क्या लिख दो फिर, कैपिटल आर कैपिटल वाई, बहुत बढ़िया। दूसरा क्या लिख दो, स्मॉल आर स्मॉल वाई। और गेमेट बनेंगे क्या, बनेंगे क्या और गेमेट, चलो आपकी बात मान लेता हूं, नहीं बनेंगे तो इधर भी क्या बनेगा फिर, कैपिटल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। क्या और गेमेट बनेंगे क्या, तो बोलते हैं ये तरीका गलत है, ये गेमेट इतने ही नहीं बनेंगे, गेमेट और बनेंगे। तो कितने गेमेट बनेंगे, कैसे याद रखेंगे, मैं आपको एक छोटा सा फॉर्मूला बताता हूं। आपको अगर डायरेक्टली याद रहता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ कमजोर बच्चे मेरी तरीके के, वो अगर कमजोर बच्चे हैं तो कमजोर बच्चे एक छोटा सा फॉर्मूला याद रख लेंगे। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला बेटा यहाँ पे लिख देता हूं। फॉर्मूला कुछ ऐसे है, 2 की पावर n। 2 की पावर n क्या है, मैं यहाँ पे लिख देता हूं टाइप ऑफ गैमेट। मैं क्या लिख रहा हूं ध्यान से देखना, टाइप ऑफ गैमेट लिख रहा हूं, नंबर ऑफ गैमेट में नहीं लिख रहा हूं, मैं गैमेट का नंबर नहीं बता रहा हूं। गैमेट आप लाखों करोड़ों बना सकते हैं, हजारों बना सकते हैं, लेकिन टाइप ऑफ गैमेट कैसे है, टाइप ऑफ गैमेट इज इक्वल टू 2 के पावर n। 2 के पावर n जो है, उस n को क्या याद रखना है, उस n का मतलब होता है नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस पोजीशन। हेटेरोजाइगस पोजीशन कितनी है, मैं यहां पे अप्लाई करके देखता हूं। यहां पे नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस पोजीशन कितनी है, एक भी नहीं है। आपको लग रहा होगा कि ये और ये हेटेरोजाइगस है, नहीं, ये होमोजाइगस है, ये होमोजाइगस है, एक भी हेटेरोजाइगस पोजीशन नहीं है। तो यहां पे अप्लाई करो इस फॉर्मूले को, 2 के पावर 0। 2 के पावर 0 क्या होता है, कुछ लोग बोलेंगे 2 होता है, नहीं 1 होता है या फिर 0 होता है, ऐसे नहीं होता। 2 की पावर 0 का मतलब किसी भी नंबर की पावर में अगर 0 लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 उसका आंसर आएगा। यहाँ पे देखो टाइप ऑफ गेमेट क्या है, 1। यहाँ पे भी टाइप ऑफ गेमेट 1 ही है। अब इसे यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे हेटेरोजाइगस पोजीशन कितनी है, एक नहीं 2 है, एक येरी हेटेरोजाइगस, एक येरी हेटेरोजाइगस। 2 के पावर 2 गेमेट कितने हो जाएंगे, 4 टाइप के गेमेट बनेंगे। तो टाइप ऑफ गेमेट कितने बनेंगे, 4 लिखता हूं, लिख दो भाई, चारों गेमेट यहां पे लिख रहा हूं मैं, कलर चेंज कर देता हूं
और मैं यहाँ पे गैमेट लिख देता हूं। पहला जो टाइप बनेगा गैमेट का वो बनेगा कैपिटल आर कैपिटल वाई, दोनों कैरेक्टर साथ में आए, डायहाइब्रिड क्रॉस पढ़ रहे हैं। दूसरा जो गैमेट बनेगा वो कैपिटल आर स्मॉल वाई, दोनों कैरेक्टर साथ में आ रहे हैं। फिर कैपिटल आर कैपिटल वाई, ये स्मॉल आर कैपिटल वाई, तो उसके बाद में स्मॉल आर स्मॉल वाई, इस तरीके से गैमेट बन जाएंगे चार। जैसे चार गैमेट यहाँ पे बन रहे वैसे ही चार गैमेट यहाँ पे बने। सेल्फिंग चल रही है ना। अब अगर अपन इस गैमेट को ऐसे क्रॉस कराएंगे, 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 तो प्रोजेनी बनेगी 16। देखो चार गैमेट बने तब कितनी प्रोजेनी बनती? चार। जब दो गैमेट बने थे सॉरी, तब प्रोजेनी कितनी बनी? चार। अब गैमेट कितने? चार। प्रोजेनी कितनी बनेगी? 16। 16 प्रोजेनी बनेगी। 16 प्रोजेनी बनाने के लिए ऐसे प्रोजेनी नहीं बनेंगे, बोर्ड पूरा भर जाएगा फिर भी नहीं बना पाएंगे। इसके लिए एक भाई साहब आए थे और उन भाई साहब का नाम है, साइंटिस्ट है और उनका नाम है आरसी पुनेट। आरसी पुनेट ने एक स्क्वायर मॉडल दिया था। स्क्वायर मॉडल से अपन को ये फायदा मिला कि अपन जब भी मेंडलिज्म की जो एक्सपेरिमेंट करते हैं, मेंडल के एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसे प्रोजेनी बनाने में हेल्प मिलती है। प्रोजेनी अपन मोनो हाइब्रिड क्रॉस में बना सकते हैं। मोनो हाइब्रिड क्रॉस में चार ही बने तो एक लाइन से बना देते हैं, वहां पे भी अप्लाई कर सकते हैं, यहां पे तो अप्लाई कर ही लेते हैं ताकि इजीली प्रोजेनी बन सके। मेरी बात ध्यान से सुनोगे, ये जो पुनेट स्क्वायर है मैं बनाना सिखा देता हूं और भरना भी सिखा देता हूं। 1 सेकंड का काम है, ज्यादा हार्ड है नहीं। स्क्वायर बना दो। सबसे पहले बेटा क्या बनाओ? स्क्वायर बना दो। एक स्क्वायर बना दो इस तरीके से। आपने ऐसे अगर स्क्वायर बनाना सीखा है तो स्क्वायर ऐसे कुछ बनता होगा। ऐसे स्क्वायर बनाया, ये और ये स्क्वायर मॉडल किसने बताया था? पुनेट, आरसी पुनेट नाम के साइंटिस्ट ने। और इसे अपन क्या बोलते हैं? पुनेट स्क्वायर। क्या बोलते हैं? पुनेट स्क्वायर। इधर ऐसे एक लाइन बनाओगे, ऐसे टेढ़ी लाइन बनाओगे। टेढ़ी लाइन के ऊपर क्या लिखोगे आप? टेढ़ी लाइन के ऊपर बेटा जी आप लिखोगे यहाँ पे लिखोगे आप ऐसा कुछ सिंबल लिख दोगे। ऐसा कुछ सिंबल होता है मेल के लिए और ऐसा कुछ सिंबल लिख दोगे इधर, ये होता है फीमेल के लिए। आपने बड़ी अगर मेट्रोपॉलिटन सिटीज में गए हैं तो वहां पे वॉशरूम के बाहर ऐसा कुछ सिंबल लिखा होगा, मिलेगा। तो ये सिंबल किसका है? मेल का। और ये सिंबल किसका है? फीमेल का। इधर क्या लिखोगे आप? मेल गैमेट। इधर क्या लिखोगे? फीमेल गैमेट। भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अपन ये पेरेंट को अपन मेल थोड़ी मान सकते हैं। एक को मेल मानेंगे, दूसरे को फीमेल मानेंगे। हाँ, एक बात जरूर है कि यहाँ पे इसको मेल मानो चाहे फीमेल मानो, इसको मेल मानो चाहे फीमेल मानो, पर यहाँ पे एक को मेल मानना पड़ेगा, एक को फीमेल मानना पड़ेगा। इसको मेल मान के फीमेल मानोगे, इसको मेल मान के फीमेल मानोगे, रिजल्ट में कोई फर्क नहीं आएगा। इसका मतलब यहाँ पे इसको एक बार मेल मान लो, चाहिए इसको आपको यहाँ पे फीमेल मान लो, या फिर इसको मेल मान लो, इसको फीमेल मान लो, रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं आएगा। इसे अपन रेसिप्रोकल क्रॉस भी बोल देते हैं, जो आपके सिलेबस में नहीं है, पर आपको याद रख लेना है कि किसी भी कुछ भी मान लो, मेल फीमेल, रिजल्ट सेम आएगा। गैमेट लिख देता हूं। क्या गैमेट था? कैपिटल आर कैपिटल आर, ये कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। इधर क्या लिख दूं? कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। इस तरीके से क्या बन गई है? गैमेट बन गया है। अब प्रोजेनी बनाना सिखा देता हूं। अब प्रोजेनी आप बना भी सकते हैं। कैसे बनाएंगे? कि इस गैमेट को इसके साथ में क्रॉस करा के यहाँ पे रख देंगे, बहुत बढ़िया। इसको इसके साथ में क्रॉस कराएंगे, देखो ऐसे करके, इसको इसके साथ में क्रॉस कराएंगे, यहाँ पे रख देंगे, इसको इसके साथ में क्रॉस कराएंगे। इसके मैं आपको सिंपल तरीका बताता हूँ, बहुत ही इजी तरीका बताता हूँ। मेरी बात ध्यान से सुनते जाना और देखते जाना किस तरीके से। ये जो बड़ा लाइन दिख रही है ना, ये लाइन, ये डायगोनल जो आपको दिख रहा है, इस स्क्वायर में जो एक डायगोनल दिख रहा है, इस डायगोनल में क्या आएगा? इस डायगोनल में आएगा होमोजाइगस कंडीशन। क्या आएगा? होमोजाइगस कंडीशन इसमें आएगा। तो होमोजाइगस कंडीशन में यहाँ पे बना देता हूँ। देखो कैटे, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। इधर क्या लिखता हूँ? स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। इधर क्या लिखता हूँ? स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। होमोजाइगस कंडीशन है कि नहीं है? बहुत बढ़िया। इसे डायगोनल को देखना, ये जो डायगोनल है इसमें आपको देखने को मिलेगा डबल हेट्रोजाइगस पोजीशन। डबल हेट्रोजाइगस का मतलब क्या? ये डबल हेट्रोजाइगस ही तो है, मैंने आपको अभी तो बताया डबल हेट्रोजाइगस। तो इस पूरी लाइन में यही आएगा। क्या ये ऐसी प्रोजेनी आएगी? कैसी? कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। आप चेक करके देख लेना, यही प्रोजेनी बनने वाली है। इसके बाद में आप क्या लिखोगे? इसके बाद में इस प्रोजेनी को भर दो भाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। इसके बाद में यहाँ पे भर दो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर यहाँ पे भर दो कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। इधर क्या भर दो? कैपिटल आर
स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। इधर क्या पढ़ दो, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इधर क्या पढ़ दोगे आप, कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। और यहां पे लास्ट में भर दो आप स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये आपने क्या भर दिए, प्रोजेनी भर दिए। अब मैं तुम्हें इसका फिनोटाइप जेनोटाइप लिखना सिखा देता हूं। लास्ट टॉपिक है, ध्यान से देख लेना। इसमें आप देख के बता सकते हैं राउंड और येलो सीड है, 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 राउंड और येलो सीड। और कहां पे गया, ये रहा राउंड और येलो सीड, और ये भी राउंड और येलो सीड है। कितने राउंड और येलो सीड है, 1 2 3 4 5 6 7 8। एक कहां पे गया, एक ये रहा, एक ये रहा, 9 है इसमें। तो मैं यहां पे लिख दूंगा कि जो प्रोजेनी में जो फिनोटाइप मिला है उसमें मेरे को राउंड एंड येलो जो सीड मिले हैं वो कितने हैं, 9 है। ऐसे ही मेरे को यहां पे देखना है कि ये जो कैपिटल आर स्मॉल वाई है, ये देखो ये जो है ये है राउंड और ग्रीन। ये कैसा है, राउंड और ग्रीन। ये कैसा है, ये कैसा है, ये तो आपने देख लिया। ये कैसा है, राउंड और ग्रीन। ये राउंड और ग्रीन है। तो राउंड और ग्रीन कितने हैं, राउंड एंड ग्रीन कितने हैं, 3 है। इसके बाद में देखना ये जो है ये है रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड येलो। तो आपको याद रखना है ये रिंकल्ड एंड येलो है, ये कितने हैं, 3 है। और लास्ट में ये है रिंकल्ड और ग्रीन। रिंकल्ड और ग्रीन कितने हैं बेटा, रिंकल्ड और ग्रीन है यहाँ पे 1। तो आपका ये है एक्सप्रेशन। क्या, कौन सा एक्सप्रेशन, फिजिकल एक्सप्रेशन। ये बाहर से आपको दिखेगा सीड, तो बाहर से सीड कितने दिख रहे हैं, 9 सीड राउंड येलो दिख रहे हैं। तो 9:3:3:1 ये है आपका फिनोटाइप। इसे अपन क्या बोलेंगे, इसे अपन बेटा बोलेंगे फिनोटाइप। ये फिजिकल एक्सप्रेशन है जो आपको दिखता है। अब जीनोटाइप कैसे लिखते हैं, जीनोटाइप तो इससे भी सिंपल है। जीनोटाइप कैसे लिखेंगे, जीनोटाइप को पहले मैं आपको याद कराता हूं। 1 2 का 1 2 4 का 2 1 2 का 1। क्या बोला मैंने, 1 2 का 1 2 4 का 2 1 2 का 1। 121 242 121। क्या बोला, 121 का डबल, 121 का डबल 242 का आधा 121, 121 242 121। या फिर 1 to 1 2 4 2 1 to 1। क्या है, क्या बोला मैंने, अभी मैं लिख के बता देता हूं। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, नहीं आई है तो आपके पास में एक ऑप्शन होता है, दोबारा से घुमा के देख सकते हैं। अभी 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 यहां पे मैं आपको जीनोटाइप लिखना सिखा रहा हूं। 1 मिनट लगेगा, आप सारे के सारे प्रोजेनी को सीक्वेंस में लिख दोगे। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बेटा, आपको एक तरीका लगाना है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर। ऐसे आपको एक तरीका है, एक तरीका है। जैसे आप 3 बार क्या लिखोगे, कैपिटल आर कैपिटल आर, फिर आप 3 बार लिखोगे कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल आर स्मॉल आर। इस तरीके से 3 बार लिख दिया। फिर आप लास्ट में लिखोगे स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर। ये था, हालांकि इतना डीप क्वेश्चन आपके नहीं आएगा, फिर भी आपको ऐसे लिखना आना चाहिए। ये आप इस तरीके से लिखोगे। फिर आप क्या लिखोगे बेटा, फिर आप एक चीज रिपीट करोगे, कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। फिर आप यही बात फिर से रिपीट करोगे, कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई स्मॉल वाई स्मॉल वाई कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई स्मॉल वाई स्मॉल वाई। ये जो प्रोजेनी लिख दिए ना, ये सारी की सारी यहीं पे अपन कंबाइन कर देंगे। कैसे देखना, इसका रेशियो आप कैसे लिखोगे बेटा, इसका रेशियो आएगा ऐसा 1 to 1 2 4 2 1 to 1। ये है इसका जीनोटाइप, ये जीन का इसका टाइप है। आप यहां से एक्सप्रेस करके देख लेना, 16 प्रोजेनी मिलेगी। 16 प्रोजेनी यहाँ पे आप बता सकते हैं। यहाँ पे ये 4 प्रोजेनी है, ये मैंने 4 प्रोजेनी ये बताई थी। और आप यहाँ पे बता सकते हैं ये एक ही है, ये यहाँ पे बेटा एक ही है। और ये ऐसी 2 है, ऐसी 2 आप चेक कर लोगे, ये एक ही है। ये लास्ट में देखना ये एक ही है। ये है आपका जीनोटाइप। क्या याद रखोगे, 1 to 1 2 4 2 1 to 1। तो डाइहाइब्रिड क्रॉस में फिनोटाइप क्या है, फिजिकल एक्सप्रेशन 9331 9331। जीनोटाइप क्या है, 1 to 1 और 2 4 2 1 to 1। ये क्या हो गया, जीनोटाइप हो गया डाइहाइब्रिड क्रॉस का। डाइहाइब्रिड क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस खत्म। उसके बाद में लास्ट में एक छोटा सा टॉपिक है जिसे अपन बोलते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन में आपको छोटी सी बात याद रखनी है, वही जो आप XY करते आ रहे हो ना बेटा, वही है सेक्स डिटर्मिनेशन। एक बात बता देता हूं, आपको समझ में आ जाएगी, नहीं आए तो फिर से समझ लेना। यहाँ पे देखो, एक बेटा होता है मेल। भाई जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बेटा, तो एक मेल होता है, एक फीमेल होता है, एक मम्मी होती है, एक पापा होते हैं, एक फादर, एक मदर,
देखो मेल में इस तरीके से आपने आज तक देखा होगा कि अपनी बॉडी में 2n इक्वल टू 46 क्रोमोसोम होता है। ये आप सारे बच्चों ने पढ़ा है, नहीं पढ़ा तो देख लो भाई, 46 क्रोमोसोम होते हैं। 46 क्रोमोसोम में कुछ क्रोमोसोम मेल और फीमेल में सेम होते हैं। जैसे मैं यहां पे लिखता हूं 44 प्लस XY, ऐसी 2n कंडीशन होती है। इधर क्या होती है बेटा, इधर होती है 44 प्लस XX, इस तरीके से क्रोमोसोम होते हैं 2n। ये जो 44 क्रोमोसोम है ये दोनों में सेम मिलते हैं। इन्हें अपन एक नाम से बोलते हैं, इनका नाम है बेटा ऑटोजोम। इनका नाम है ऑटोजोमल क्रोमोसोम, ऑटोजोम। इसका भी ऑटोजोम नाम है, तो ये दोनों ऑटोजोम है। ये जो है इन्हें अपन बेटा बोलते हैं एलोजोम। क्या बोलते हैं? एलोजोम, या फिर इसे बोलते हैं अपन सेक्स क्रोमोसोम। क्या बोलते हैं बेटा इसे? सेक्स क्रोमोसोम। सेक्स क्रोमोसोम ये है, ये सेक्स क्रोमोसोम है, ये दोनों क्या है? ऑटोजोम। अब क्या होता है भाई, वही बात जो मैंने अभी आपको डाइहाइब्रिड मोनोहाइब्रिड क्रॉस में बताई, ये मेल है ये फीमेल है, क्या बनाएंगे? गैमेट बनाएंगे बेटा। तो गैमेटोजेनेसिस होगी, यहाँ पे मियोसिस होगी, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड होगी, तो क्या बनेगा? गैमेट बनेगा। गैमेट कैसे बनेगा? 22 प्लस एक पार्ट यहां से आएगा, आधा पार्ट यहां से आएगा, एक्स। एक क्या बनेगा बेटा गैमेट? 22 प्लस वाई, इस तरीके से गैमेट बनेगा। इस तरीके से यहां पे भी गैमेट बना देते हैं, 22 प्लस एक्स। दूसरा गैमेट भी ऐसे ही बनेगा, 22 प्लस एक्स। मेल ये फीमेल में दोनों गैमेट सेम बनते हैं। एक गैमेट बना के भी अपन एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। इस गैमेट को इस गैमेट के साथ में फ्यूज करा देते हैं, इस गैमेट को इस गैमेट के साथ में भी फ्यूज करा देते हैं, और इस गैमेट को इस गैमेट के साथ में फ्यूज करा देते हैं, और इसको इसके साथ में फ्यूज करा देते हैं। तो बेटा जब फ्यूज कराते हैं और जो प्रोजेनी अपन देखते हैं तो कुछ इस तरीके से प्रोजेनी मिलती है। क्या मिलती है? 22 प्लस 22 44, फिर क्या मिलता है बेटा? XX। ये XX कंडीशन यहाँ पे मिलती है। क्या है ये? लकड़ी, लड़का, सॉरी, ये क्या है बेटा? लड़की है, ये है गर्ल, बेबी गर्ल। ये क्या है बेटा? ये यहां से आएगी 44 प्लस फिर से XX। ये क्या है? फिर से बेबी गर्ल। और उसके बाद में अपन यहां पे बेटा यहां पे लिखेंगे 44 प्लस XY। ये क्या है? ये लकड़ा है। ये बेटा क्या है? बेबी बॉय। ये क्या है? बेबी बॉय। और ये फिर से बेटा यहाँ पे ऐसी कंडीशन आएगी 44 प्लस XY। ये भी क्या है? ये भी बेबी बॉय है। तो मुझे बताना कितनी प्रोजेनी गर्ल है, कितनी प्रोजेनी बॉय है? तो बोलते हैं 2 प्रोजेनी गर्ल है, 2 प्रोजेनी बॉय है। इसका मतलब 50% गर्ल बनने के चांस है और 50% ही बॉय बनने के चांस है। और बेटा ये सारा का सारा मामला अपने कंट्रोल में नहीं है। दिस इज टोटली नेचुरल, नेचुरल कंट्रोल है। नेचर जैसा चाहती है वैसा ही कॉम्बिनेशन बनाती है, अपने कंट्रोल में नहीं है। अपने कंट्रोल में होता तो अपनी जो सोसाइटी है वो कुछ इसी तरीके की है कि ये नहीं बनता बेटा, ये नहीं बनता। अपनी सोसाइटी है और ये अपन सबकी गलती है। इसको समझेगा सुधारेगा कौन? आप सारे लोग। आप जब बड़े हो जाओगे, डॉक्टर बन जाओगे, सोसाइटी के अच्छे पर्सन बनोगे, पॉलिटिशियन बनोगे, अच्छे अच्छे लोग बनोगे, तो कहीं ना कहीं सोसाइटी में बदलाव होगा। और इस तरीके से जो ये डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, जो गर्ल और बॉय में जो ये भेदभाव किया जाता है, इसे आप खत्म करेंगे। लड़का लड़की एक समान, यहाँ पे इस तरीके से अपन बेटा जी ये सारी बातें पढ़ते हैं। यही सेक्स डिटर्मिनेशन है। इसमें आपको सेक्स डिटरमाइन करने में कौन रोल प्ले करता है? मेल। मेल का वाई गैमेट ही डिसाइड करता है। वाई जहां पे जाता है वहां पे ही मेल बनता है। बाकी जगह इसमें तो एक ही टाइप का गैमेट आ सकता है, या तो 22 प्लस एक्स, 22 प्लस एक्स, एक ही गैमेट आ सकता है। मेल का ये जो गैमेट है ये डिसाइड करता है, ये जहां से इससे फ्यूज कर जाएगा वो बॉय बनेगा, बाकी तो गर्ल ही बनेगी। एक्स का मतलब गर्ल। ये सेक्स डिटर्मिनेशन है। ये आपका हेरिडिटी चैप्टर पूरा खत्म हो गया है। अगर आपको समझ में आया है बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो बेटा एक बार दोबारा से पढ़ के देखिएगा। अगर आपको कोई डाउट आया है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा, मैं आपको तुरंत जवाब दूंगा। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।